हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th SST केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। आप इसको एज अ सिंपल पेपर ट्रीट करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और डेफिनेटली आपके एग्जाम में भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ट्राइबल ग्रुप एस्टैब्लिश्ड अ पावरफुल किंगडम इन असम। तो असम में कौन से ट्राइबल ग्रुप ने एक काफ़ी पावरफुल किंगडम एस्टैब्लिश करी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहोम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। कोलकाता कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? तो कोलकाता हुगली नदी पर सिचुएटेड है। हु आर द सेलर्स इन द वीकली मार्केट। तो वीकली मार्केट में जो सेलर्स होते हैं वो छोटे छोटे से जो ट्रेडर्स होते हैं ना, स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं। वही तो जो कहते हैं ना हफ्ते वाला बाजार है, बुध बाजार जिसको बोलते हैं, तो उसमें छोटे छोटे जो सेलर्स होते हैं वो आते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स यानी कि छोटे व्यापारी आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। What लीड्स टू पोल्यूशन ऑफ रिवर। तो रिवर के पोल्यूशन के कारण कई सारे होते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, है ना। हम लोग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं खेतों में और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है खेतों में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, इसके अलावा और क्या होता है, जो हमारे घर का जो वेस्ट वाटर होता है ना, वेस्ट वाटर घरों का, ये भी नदियों में ही जाता है और ये भी नदियों को जा कर के पॉल्यूट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी टीचर्स रिजेक्टेड प्रिवलेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, गिव रीज़न। तो बहुत सारे शिक्षकों ने जो किया, धार्मिक जो ग्रंथ थे या फिर जो एक्चुअली ग्रंथ नहीं, जो उस समय के बिलीव्स थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। तो काफ़ी सारे जो रिलीजियस टीचर्स थे, उन्होंने जो प्रचलित धार्मिक मान्यताएं थी उनको इसलिए मतलब रिजेक्ट किया था क्योंकि दे प्रोमोटेड डिवीजन इन सोसाइटी। दे प्रोमोटेड, कौन प्रमोट कर रहे थे? बहुत सारे धर्म जो है वो क्या कर रहे थे, डिवीजन जो है वो एक तरह से प्रमोट कर रहे थे। तो जो धर्म गुरु आए अलग अलग, जैसे कि गुरु नानक देव जी, कबीर दास जी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ऑल आर इक्वल, है ना, हमें जात धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो धर्म थे ना, जो ब्राह्मण या फिर जो आप कह सकते हैं अलग अलग इस्लाम या किसी भी धर्म की जो टीचिंग्स थी, जो लोगों को बांटने का काम कर रही थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई काफ़ी सारे धार्मिक गुरुओं ने। नेक्स्ट है, व्हाट मेनली अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख। लद्दाख का टूरिज़्म काफ़ी अच्छा है। तो भाई लद्दाख में क्या क्या अच्छा है? तो लद्दाख में देखिए, एक तो काफ़ी सारी ना बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ जो हैं वो लद्दाख में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मीडोज एंड ग्लेशियर्स। तो काफ़ी सारे मीडोज एंड ग्लेशियर्स जो हैं वो लद्दाख की टूरिस्ट डेस्टिनेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है द टर्म चेन ऑफ मार्केट। तो चेन ऑफ मार्केट, ये जो टर्म है इसका क्या मतलब होता है? तो सीरीज ऑफ मार्केट कनेक्टेड लाइक लाइन्स इन अ चेन बिकॉज प्रोडक्ट पास फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? सीरीज ऑफ मार्केट्स, ठीक है, दैट इज कनेक्टेड, सीरीज ऑफ मार्केट दैट इज कनेक्टेड लाइक चेन्स, ठीक है, कनेक्टेड इन चेन, क्योंकि प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट में पास ऑन होते हैं। नेक्स्ट है, वाई ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स। देखिए, एडवर्टाइजिंग मेन कॉस्ट होती है। जो ब्रांडिंग गुड्स होते हैं ना, ब्रांडेड, वो क्या करते हैं, आप देखते हैं उनके एड्स चलते हैं टीवी पे। अब वो ऐड का पैसा कहाँ से निकालेंगे? ऐड का पैसा वो हम ही लोगों से तो निकालेंगे, है ना। एडवर्टाइजिंग विच कॉस्ट अ लॉट। एडवर्टाइजिंग ही एक रीज़न है जिसकी वजह से ब्रांडेड सामान महंगा होता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज द एक्सपोर्टर मीट्स प्रेशर फ्रॉम फॉरेन बायर्स। तो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो फॉरेन बायर्स से प्रेशर कैसे मीट करते हैं? तो दे ट्राई टू कट कॉस्ट, दे ट्राई टू कट कॉस्ट्स। तो कॉस्ट कट करने की वो काफ़ी कोशिश करते हैं। और मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ वर्कर्स एट लो पॉसिबल वेज, ठीक है। तो दे
गिव लो वेजेस टू वर्कर्स, दे गिव लो वेजेस टू वर्कर्स। इस तरीके से वो अपना जो है काम निकालते हैं। फिर मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सेल फॉरेन बायर्स एट चीप प्राइस, वर्किंग कंडीशन भी अच्छी नहीं देते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो वो लोग क्या काम करते हैं, बहुत ही वर्कर्स से सस्ते सस्ते वर्कर्स रख लेते हैं और उनसे काम करवाते हैं और अपने प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करते हैं ताकि विदेशों में जब वो सामान जाए तो सस्ता दिखे और वो आसानी से बिक जाए। नेक्स्ट है हाउ आर स्मॉल फार्मर्स इन द ग्रिप ऑफ द लोकल ट्रेडर। तो छोटे छोटे फार्मर्स जो होते हैं वो किस तरीके से लोकल ट्रेडर के चंगुल में फंस जाते हैं, शिकंजे में फंस जाते हैं। तो देखिए क्या है ना कि जो स्मॉल फार्मर्स है ना वो क्या करते हैं, लोकल ट्रेडर से क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। अब जब स्मॉल फार्मर लोकल ट्रेडर से लोन ले लेते हैं तो जो ट्रेडर है ना वो कहता है कि तुम ना फसल जो है मुझे, वो अपनी फसल मुझे ही बेचोगे। अब जो फार्मर है वो इसी कंडीशन पर मानता है। बेसिकली क्या है कि फार्मर ट्रेडर के पास गया लोन लेने, ट्रेडर ने कहा कि अगली जो तुम्हारी फसल आएगी मुझे ही तुम बेचोगे। अब मुझे ही बेचोगे तो क्या करता है ट्रेडर, दाम कम देता है उस फसल का। अब फसल का दाम कम देता है तो ट्रेडर को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और जो फार्मर है उसको नुकसान होता है। इस तरीके से फार्मर लोकल ट्रेडर के चंगुल में फंस जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ टेम्पल्स ऑफ बंगाल। तो बंगाल के जो टेम्पल हैं उनके स्पेशल आर्किटेक्चरल फीचर्स अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो वहाँ पर जो है ना ये चौचाला, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका कहते हैं डबल रूफ्ड और दो चाला, ठीक है। डबल रूफ भी होता है जिसको हम लोग दो चाला बोलते हैं। दो चाला, चौचाला, ये जो है बंगाल के आर्किटेक्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा क्या है, comparative more complex four roofed structure, four triangular roofs placed on four walls। तो four triangular roofs जो होती हैं वो क्या करते हैं, वो placed होती हैं, four triangular roofs placed on four walls, ठीक है। moved up to cover on कर्व लाइन और अ पॉइंट। फिर उसके बाद बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म, ये एक और पॉइंट आता है कि वो जो हैं बिल्ट होते हैं ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म, ठीक है। स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे भी वो बिल्ट होते हैं। इंटीरियर पेन होता है, आउटर वॉल्स जो होती है उसमें पेंटिंग्स होती है और डेकोरेशन होती हैं टेराकोटा वगैरह की, ठीक है। तो आउटर वॉल्स पे डेकोरेशन होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 12 है रीज़न फॉर डिप्लीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, इसका क्या रीज़न है। तो बेसिकली सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है ना। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, इसके लिए जंगलों को काफ़ी ज़्यादा काटा जाता है और वहाँ पे बिल्डिंगें वगैरह बना दी जाती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर जो लग जाती है ना, इसकी वजह से भी रेन फॉरेस्ट को काफ़ी खतरा होता है। तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ लगा देते हैं, रोड बना देते हैं, है ना। लुम्बरिंग, लुम्बरिंग का मतलब होता है लकड़ी काट करके ले जाना, तो लुम्बरिंग की वजह से। और टॉप सॉइल क्या होता है, जब इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है तो टॉप सॉइल जो है वो गेट्स डिस्ट्रॉयड। जब कुछ पेड़ काटे तो उसकी टॉप सॉइल ख़राब हो गई और इसकी वजह से आसपास के पेड़ों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वाई इज़ वीकली मार्केट कॉल्ड, सो हाउ डू दे वर्क। तो साप्ताहिक बाज़ार क्या होते हैं, जो एक सप्ताह में एक बार लगते हैं, वो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं। उसमें मतलब क्या होता है, जैसे हफ्ते में कोई स्पेसिफिक एक दिन उनका होता है। सपोज करो वेडनेसडे, क्योंकि मेरे एरिया में बुध बाज़ार लगता है, ठीक है। तो वेडनेसडे को सपोज लगे, या फिर कोई सा भी दिन हर जगह का अलग अलग स्पेसिफाइड होता है। इनकी परमानेंट शॉप नहीं होती। ये जो वीकली मार्केट होते हैं ना, दे डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स, ठीक है। इनकी परमानेंट शॉप्स तो नहीं होती हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और ये जो है रात तक क्लोज़ हो जाते हैं
और एक जगह लगा लिया इन्होंने, फिर अगले दिन ये अगली जगह जा कर के लगाते हैं, प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं। और ऐसे हज़ारों मार्केट जो हैं, जो हमारी जो एवरीडे नीड्स का सामान होता है ना, वो यहाँ पर काफ़ी सस्ता दाम में मिल जाता है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था, तो पढ़ के देख लेते हैं। मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वॉज टैक्स। तो टैक्स जो था वो मेन सोर्स ऑफ इनकम था मुगल रूलर्स के लिए, और हर किसी के लिए यही होता है। जो पीजेंट्री पर टैक्स लगता है, यानी कि जो किसानों पर टैक्स लगता था ना उस ज़माने में इंडस्ट्रीज तो ज़्यादा होती नहीं थी, तो किसानों पर ही जो टैक्स लगता था वही मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था राजा महाराजों के लिए। इन मोस्ट प्लेसेस peasants paid taxes through the rural elites, that is headmen और द लोकल चीफ्टन। तो एक हेडमैन या फिर एक चीफ्टन अप्लाई कर दिया जाता था, अपॉइंट कर दिया जाता था, और वो सबसे जा कर के टैक्स कलेक्ट किया करता था सारे के सारे फार्मर्स से। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार्स टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज वेयर देयर वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चीफ्टन। तो जहाँ पर क्या होता था, मुगल ने क्या किया, एक ना ज़मींदार शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और ये ज़मींदार ही सबसे जा कर के टैक्स कलेक्ट करता था। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल। अब हमसे यही पूछा गया था कि अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम क्या था, तो टोडरमल जो है वो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम था। तो अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल कैरीड आउट केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स प्राइस एंड एरिया कल्टिवेटेड फॉर 10 ईयर। तो टोडरमल ने लगभग 10 साल तक जो है पूरा का पूरा जांच करी कि भाई कौन सा एरिया कैसा है, कहाँ पर कौन सी फसल उगती है, कौन सी ज़मीन पर ज़्यादा उगती है, किस पर कम उगती है। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। तो पूरा 10 साल का जो डेटा उसने कलेक्ट किया उसके हिसाब से उन्होंने हर क्रॉप पर टैक्स फिक्स कर दिया। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल। हर एरिया को छोटे छोटे रेवेन्यू सर्कल में डिवाइड कर दिया गया विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। और हर किसी का जो भी अलग अलग फसलें उगती थी उनका अलग अलग रेट लगा दिया गया। दिस रेवेन्यू सिस्टम, इसको हम लोग जब्त बोलते हैं। तो अब पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जब्त। तो जब्त क्या था, जब्त एक रेवेन्यू सिस्टम था। तो आप पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर में लिख दोगे। देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा थर्ड वाले का आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं। थर्ड का तो हमारा आंसर बन गया, सेकंड देख लेते हैं। लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल चीफ्टन वर डिस्क्राइब बाय द टर्म। तो भाई इनको तो ज़मींदार बोला जाता था, ये हमने देख लिया था। ये हो गए सारे क्वेश्चंस इसके। अब एक और देख लेते हैं। ये हमारा है, who makes laws for the entire country, who forms the government after election, explain how people have main authority in democracy। ये तीन जो हैं इसके आंसर हम लोग को देने हैं। तो who makes laws in the entire country देखते हैं। The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation, health facility. For example, it may make it compulsory for municipal corporation to ensure that there are adequate toilets in every urban area। तो सरकार जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए भी कुछ कानून बना सकती है, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह सकती है कि भाई इलाके में ठीक ठाक टॉयलेट्स होनी चाहिए। इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। हर विलेज में एक हेल्थ वर्कर अपॉइंट होना चाहिए। This act of making laws on certain issues is done in the legislative assembly of each state। और ये भाई कानून जो बनेंगे ये लेजिस्लेटिव असेंबली में बनेंगे। वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनको फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और पूरे के पूरे देश में पार्लियामेंट इम्प्लीमेंट करती है लॉज को। तो लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन पार्लियामेंट। तो एंटायर कंट्री के लिए लॉज कहाँ पर बनते हैं, तो पूरी की पूरी कंट्री के लिए तो भाई पार्लियामेंट में ही कानून बनते हैं। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एज MLAs। तो डेमोक्रेसी में तो भाई जो MLAs MP होते हैं सब लोग ही चुनते हैं। इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। द मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट सच एज हेल्थ इन द अबव एग्जाम्पल। तो हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन, तो रूलिंग पार्टी। ठीक है, तो रूलिंग पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी।
जिसके सबसे ज़्यादा वोट आते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा सीटें जीतता है, वो इलेक्शन के बाद अपनी गवर्नमेंट बनाता है। एक्सप्लेन हाउ पीपल हैव मेन अथॉरिटी इन डेमोक्रेसी। तो देखो यहाँ से इन डेमोक्रेसी, यहाँ से देखो ये वाला, इन डेमोक्रेसी इट इज़ पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एज MLAs एंड दस दिस इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। तो इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। तो ये आप लोग थर्ड वाले में आंसर लिख देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर से यही है क्वेश्चन देख लेते हैं। बसाल्ट रॉक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रॉक, हाउ डू सेडिमेंट्स गेट ट्रांसपोर्टेड और हाउ आर द इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड। तो ये हम लोगों को आंसर बताने हैं। चलिए देख लेते हैं। बेसाल्ट रॉक आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रॉक। तो बेसाल्ट रॉक किस टाइप के रॉक का एग्जाम्पल है। तो लावा इज एक्चुअली फियरी रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सर्फेस। तो लावा क्या है, एक मॉल्टन मैग्मा है, एक बिल्कुल तरल सा पदार्थ है जो वोल्केनो जब फटते हैं तो ज़मीन के अंदर से बाहर की तरफ निकल आ जाता है। व्हेन दिस मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सर्फेस इट रेपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड। फिर उसके बाद जब वो जो लावा है वो अर्थ की सर्फेस पे अगर आ जाता है ना, तो फिर वो बहुत ही फटाफट से ना ठंडा हो जाता है और जम जाता है फिर धरती पर। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो जो क्रस्ट पर मतलब धरती के ऊपरी सतह पर जो पत्थर इस प्रकार से बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उन पत्थरों को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव, यानी कि बाहर बनी हुई इग्नियस रॉक्स। और इनका जो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट। तो क्या हो गया हमारा बेसाल्ट। हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसाल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ, बेसाल्ट एग्जाम्पल होते हैं एक्सट्रूसिव, ये लाइट हो रहा है ना, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक ये एग्जाम्पल है बेसाल्ट का। हाउ डू द सेडिमेंट्स गेट्स ट्रांसपोर्टेड। तो सेडिमेंट कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो देखो सेडिमेंट क्या होता है, जो टुकड़े होते हैं पत्थरों के। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। ये वैसे ना आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डेक्कन प्लेट्यू कौन से टाइप की रॉक का बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। समटाइम इट इज़ द मॉल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो कई बार क्या होता है, ये जो मॉल्टन मैग्मा होता है ये धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि अंदर ही हो गया है इसलिए इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है वो होता है ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। तो हाउ सेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड। तो ये सेगमेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय विंड, वाटर, एयर एक्सेट्रा। ठीक है। हाउ आर इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड। तो देखो इग्नियस रॉक क्या होता है, जब मॉल्टन मैग्मा, यहाँ पे देखो मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक आर फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। हाँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। और फिर हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अहोम ट्राइब। तो एरिया ऑफ अहोम ट्राइब क्या है, असम है ना। चलो अब पहले वाले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर करेंगे। अब देखते हैं, गिव एन अकाउंट ऑफ मराठा एक्सपेंशन अकर्ड बिटवीन 1720 एंड 1761। तो 1720 और 1761 के टाइम पर जो मराठा फैला था उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे, मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं तो आप लिखेंगे, इट ग्रेजुअली chipped away at authority of Mughals। क्योंकि मुगल्स वीक हो रहे थे। ठीक है, मालवा एंड गुजरात, मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड, मतलब मालवा और गुजरात का रीजन मुगल्स से छीन लिया गया था। वर सीज्ड
फ्रॉम मुगल्स बाय 1720s। तो 1720s तक आते आते मुगल से जो है मालवा वाला रीजन, मालवा गुजरात वाला रीजन छीन लिया गया था। बाय 1730s मराठा किंग, बाय 1730s मराठा किंग was recognized as overlord of entire Deccan पेनिनसुला। ठीक है, तो 1730s आते आते तो पूरा का पूरा डेक्कन जो है वो इनके ही कंट्रोल में आ गया था, मराठों के। 1737 में जो है आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737 फ्रंटियर ऑफ मराठा डोमिनेशन एक्सपेंडेड। 1737 बाय, अब बैग नहीं है ये एक्चुअली, बाय 1737 फ्रंटियर्स ऑफ मराठास एक्सपेंडेड। ठीक है, मराठास और ज़्यादा फैल गए थे, एक्सपेंडेड रैपिडली इनटू राजस्थान, पंजाब, ठीक है, बंगाल, उड़ीसा, बहुत सारे एरिया में ये लोग फैल गए थे। ठीक है, तो कोई फॉर्मल मराठा एम्पायर तो थी नहीं, बट हाँ बाकी काफ़ी सारे लोगों ने मराठों को मान लिया था कि हमारे ओवरलॉर्ड हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉल्ड, एन्यूमरेट मेजर फीचर्स ऑफ दीज ग्रासलैंड्स। तो देखो सबसे सिंपल सा आंसर है, इनको बोला जाता है प्रेरीज। ठीक है ना, प्रेरीज बोला जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका को। इनके फीचर क्या है कि भाई फीचर्स, रीजन जो होता है वो क्या होता है, रीजन इज फ्लैट एंड जेंटली स्लोप, फ्लैट एंड जेंटली स्लोप्ड, कई बार हिल एरियाज भी होते हैं। फिर उसके अलावा प्रेरीज जो होते हैं ऑलमोस्ट ना ट्रीलेस होते हैं, प्रेरीज आर ऑलमोस्ट ट्रीलेस। हाँ, और इसमें पूरा का पूरा जो है रिवर वैलीज होती हैं और खूब सारी फसल लगाई जाती है, और रिवर वैलीज होती हैं यहाँ पर, या फिर होते हैं तो बहुत ही ऊंचे ऊंचे ट्रीज़ यहाँ पर हमें देखने के लिए होंगे। और मतलब सी ऑफ ग्रास इसको बोला जाता है। प्रेरीज ना बेसिकली क्या है, सी ऑफ ग्रास है, मतलब हर तरफ घास ही घास उगती है। अब पैडी ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, क्योंकि पानी बहुत है यहाँ पर, रिवर्स बहुत ज़्यादा हैं, एलुवियल सॉइल है जो कि बहुत फर्टाइल होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, हाउ इज़ पुटिंग आउट सिस्टम एडवांटेजियस एंड डिसएडवांटेजियस फॉर द वीवर्स। तो वीवर्स जो थे यानी कि जो बुनकर होते हैं उनके लिए जो पुटिंग आउट सिस्टम है वो के फ़ायदे और नुकसान दोनों बताओ। तो एडवांटेज क्या था, वीवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड मनी ऑन परचेज ऑफ यार्न, दे डू नॉट हैव टू स्पेंड मनी ऑन यार्न। ठीक है, दूसरा क्या था, प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश क्लोथ इज टेकन केयर ऑफ, प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग फिनिश्ड क्लोथ इज टेकन केयर ऑफ। ठीक है, अब डिसएडवांटेज तो भाई काफ़ी सारे हैं, डिपेंडेंसी और मर्चेंट्स, डिपेंडेंसी ऑन मर्चेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है पावर हो जाती है, मोर पावर इन द हैंड्स
ऑफ मर्चेंट। तो मर्चेंट जो है यहाँ पे व्यापारी जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब वीवर्स जो हैं वो कपड़ा बनाना तो सीख जाते हैं, मगर अब अपना कपड़ा कैसे बेचा जाए वो उनको नहीं आता है। तो फ़ायदे नुकसान दोनों ही हैं, नुकसान ही आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो हम लोगों को नुकसान ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है ना। अब हम लोगों को यहाँ पे देखिए वर्ल्ड मैप में सहारा डेज़र्ट जो है वो अफ्रीका के नदर्न पार्ट में है, ठीक है, अफ्रीका। लद्दाख डेज़र्ट इंडिया के नदर्न पार्ट में है, और इजिप्ट जो है वो भी अफ्रीका में ही हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो हम लोगों का ये हो गया कंप्लीट। ये आप लोगों को ना मैप में आ सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान से देखा। अच्छा यहाँ पे मैप है, तो मैं आप लोगों को इजिप्ट दिखा देती हूँ। ये तो रहा इजिप्ट, ठीक है, ये वाला। ये पूरा सहारा डेज़र्ट है, क्योंकि सहारा डेज़र्ट जो है ना वो काफ़ी पूरे के पूरे ऑलमोस्ट नॉर्थ अफ्रीका में है। और ये इंडिया का मैप पहले तो इन्होंने सही नहीं बनाया हुआ है, ये है, और यहाँ पर है लद्दाख, ठीक है। और ठीक है, तो फिर हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच।